Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। आज है 26 अप्रैल 2020 यानी कि अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का कोट है टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। यानी कि यह कोरोना संकट जैसा मुश्किल समय भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा यदि हम धैर्य व संयम के साथ सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी कि संबंध तथा फलन। इस चैप्टर के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला पॉइंट रहेगा स्टेटमेंट यानी कि कथन। कथन क्या होता है हम यह पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे ओपन सेंटेंस यानी कि खुला वाक्य। खुला वाक्य क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। फिर अपना पॉइंट रहेगा सेट, समूचे, या क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म क्या होता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड एन ट्यूपल यानी कि क्रमित एन ट्यूपल। फिर हमारा पॉइंट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यानी कि दो समुच्चय का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा रिलेशन यानी कि संबंध। संबंध क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है ये भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंध किस किस टाइप्स के होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अपना अगला पॉइंट रहेगा फंक्शंस यानी कि फलन। फलन उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, हम ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर अपना अगला पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस यानी कि फलन किस किस प्रकार के होते हैं, तो हम उसमें से इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कॉम्पोसाइट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगला पॉइंट अपना रहेगा इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर अपना पॉइंट रहेगा बाइनरी ऑपरेशंस यानी कि द्विआधारी संक्रियाएं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। और अपना लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का रहेगा कॉम्पोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट। तो हम अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं जो कि है स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट? कथन क्या होता है? In mathematics, a statement is a declarative sentence that is either true or false but not both. यानी कि कथन एक ऐसा वाक्य है जो या तो सत्य होगा या असत्य होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स नोट कर रखे हैं, 4 सेंटेंस दे रखे हैं, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला अपना एग्जाम्पल है 9 इज एन इवन नंबर यानी कि 9 एक सम संख्या है। तो आप सब इस बात पे एग्री करोगे कि ये जो सेंटेंस मैंने लिख रखा है वो फॉल्स है, वो गलत है, क्योंकि 9 तो एक ऑड नंबर होता है, एक विषम संख्या होती है। सेकंड अपना एग्जांपल है 10 - 5 = 5। 10 - 5 हमें मालूम है 5 होता है, मीन्स ये वाला सेंटेंस जो है वो ट्रू है। थर्ड अपने पास जो सेंटेंस है वो है 4 + 4 = 8। तो आप सब इस बात पे एग्री करोगे कि ये मैंने ट्रू लिख रखा है, क्योंकि 4 + 4 8 ही होता है। फोर्थ एग्जाम्पल अपने पास है 6 - 6 = -1। तो 6 - 6 0 होता है, लेकिन मैंने यहां पे लिख रखा है -1, मीन्स ये क्या है, फॉल्स। तो इन 4 में से फर्स्ट एंड फोर्थ जो था वो था फॉल्स, और सेकंड और थर्ड जो था ट्रू था। तो ऐसे सेंटेंस जो या तो फॉल्स हो या ट्रू हो, इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। अब स्टेटमेंट क्या नहीं होता है, कैसे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, उसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं हु इज बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर कौन है, और अगर इसका एक जवाब यह आए कि बेस्ट एक्टर इज सलमान खान, बेस्ट एक्टर इज सलमान खान, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ सही है सलमान खान, लेकिन कुछ का जवाब रहेगा नहीं सलमान खान नहीं है, अक्षय कुमार है, या फिर आमिर खान है, या फिर शाहरुख खान है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होगी। तो अगर मैं एक सेंटेंस कहूं कि सलमान खान इज बेस्ट एक्टर, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ लोग इसको कहेंगे हाँ ट्रू है ये चीज, और कुछ लोग कहेंगे कि ये फॉल्स है। तो ये सेंटेंस जो एक ही टाइम पे ट्रू और फॉल्स दोनों हो रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि
कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट अपन पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज ओपन सेंटेंस? खुला वाक्य क्या होता है? एन ओपन सेंटेंस इन मैथ मीन्स दैट यूजेस वेरिएबल्स, meaning that is not known whether or not the mathematical sentence is true or false। यानी कि खुला वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसके बारे में हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सच है या झूठ, यह सत्य है या असत्य, जब तक कि हमें कोई कंडीशन ना गिवन हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल है x + y = 5। तो x + y = 5 है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर x = 2 है और y = 3 है तो ये ट्रू हुआ कि 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि x = 4 है और y = 3 है तो 4 + 3 कितना हुआ? 7। लेकिन मैंने क्या लिखा है? 5। मीन्स ये क्या है? फॉल्स। तो ये अपनी कंडीशन हो गई कि जब तक मैं ये कंडीशन ना दूं, आप इस सेंटेंस के बारे में नहीं कह सकते कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस को अपन क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है 4 - 3 = x। तो अगर मैं यहां पे कहूं x की वैल्यू 1 है तो आप कहोगे हाँ सही है, क्योंकि 4 - 3 1 होता है और आपने x भी 1 का है, मीन्स ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहां पे कहूं x की वैल्यू 3 है तो आप कहोगे रॉन्ग, क्योंकि 4 - 3 तो 1 होता है और मैं कह रहा हूं यहाँ पे 3, तो मीन्स ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ये अपनी कंडीशन हो गई कि x की वैल्यू मैं क्या बोलता हूं, क्या आपको देता हूं। तो जब तक कोई कंडीशन ना दे रखी हो तो उस सेंटेंस के बारे में हम ये नहीं बता सके कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो ऐसे सेंटेंस को अपन कहते हैं ओपन सेंटेंस। आई थिंक इट इज क्लियर कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। व्हाट इज सेट? समुच्चय क्या होता है? तो हमें मालूम है वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इन मैथमेटिक्स सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ऑन राइट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऐसे आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से मालूम है कि समुच्चय सेट होता क्या है। तो एग्जाम्पल क्या लेता हूं मैं कि अगर मेरे पास 3 संख्या है, 3 नंबर है 2, 4 एंड 6। एक है 2, एक है 4, एक है 6, तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? 3 नंबर्स हो गए। लेकिन अगर मैं इनको सेट फॉर्म में लिखूं 2, 4, 6, तो ये एक समुच्चय बन गया, एक सिंगल सेट बन गया जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। यानी कि अगर मैं 2, 4, 6 को कलेक्ट करके एस टाइप से लिख दूं तो ये कहलाएगा सेट। तो ये एक सिंगल सेट कहलाएगा जिसके अंदर कितने अवयव होंगे? 3। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? सेट। तो आई थिंक इट इज क्लियर। अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? क्रमित युग्म क्या होता है? द पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन पर्टिकुलर ऑर्डर एंड आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स आर कॉल्ड ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑर्डिनल सेट। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो ऑर्डर्ड पेयर सेट के अंदर एक ऐसा पेयर है एलिमेंट्स का जिसके अंदर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहता है। मतलब कि क्रमित युग्म एक ऐसा युग्म है समुच्चय के अवयव का जिसके अंदर क्रम का महत्व रहता है। अर्थात मीन्स द ऑर्डर्ड पेयर a, b जो है वो डिफरेंट होगा b, a से, जब तक कि a और b दोनों इक्वल नहीं दे रखे हो। इसको अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर a, b, b, a के बराबर नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ। मीन्स एलिमेंट्स को आगे पीछे करने पर उसका मीनिंग चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1, 2, तो अगर मैं 1, 2 को 2, 1 लिख दूं और ये 1, 2, 2, 1 आपस में इक्वल नहीं है तो इसे अपन क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऐसे ही -4, 12 है। अगर ये -4, 12 नॉट इक्वल है 12, -4 के, तो ये भी क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो अनऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा? जिसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। मीन्स आगे पीछे करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन कॉन्ट्रास्ट द अनऑर्डर्ड पेयर a, b इक्वल्स टू द अनऑर्डर्ड पेयर b, a, मतलब कि a, b वहां पर b, a के बराबर हो जाएगा।
ऑर्डर्ड पेयर के अंदर a कॉमा बी नॉट इक्वल टू b कॉमा a होगा, जबकि अनऑर्डर्ड पेयर के अंदर a कॉमा बी विल बी इक्वल टू b कॉमा a यहां पर हो जाएगा। अब चलते अपन अपने अगले पॉइंट। व्हाट इज ऑर्डर्ड एंड टपल? क्रमित एंड टपल क्या होता है? इन मैथमेटिक्स ए टपल इज ए फाइनाइट ऑर्डर्ड लिस्ट और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, बहुत इजी टर्म्स में अगर इसको मैं यूज करूं, तो जो अपन ने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ रखा है, अगर इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अगर इसके अंदर n एलिमेंट्स है तो अपन इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड एंड टपल कहेंगे। जैसे अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है तो इसे अपन कहेंगे 2 टपल, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है तो अपन इसको क्या कहेंगे? 3 टपल, 4 एलिमेंट्स है तो अपन इसको क्या कहेंगे? 4 टपल। सिंपल सा है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है? मीन्स या तो कोई 0 एलिमेंट होगा, या 1 एलिमेंट होगा, या 2 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा, सो ऑन। सो n टपल इज ए सीक्वेंस और ऑर्डर लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स। मीन्स एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसे अपन क्या कहेंगे? n टपल कहेंगे। इट इज क्लियर? तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये टॉपिक आप क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं, सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है? तो इस पर हम थोड़ा आज यहां पर कम टाइम देंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? अगर हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मीन्स ये खाली नहीं होने चाहिए, इनमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो ए क्रॉस बी जो होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, वो क्या होगा? वो होगा कि ए और बी के जो भी एलिमेंट्स है उनके सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा। ए और बी से लिए गए सभी अवयवों का क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कि अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा जो कि पॉसिबल है बनाना। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे? यहां पे हम क्या करेंगे? पहला एलिमेंट लेंगे ए से, दूसरा एलिमेंट लेंगे बी से। मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू होगा कैपिटल ए सेट, स्मॉल बी बिलोंग्स टू होगा कैपिटल बी सेट। ऐसे करके जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है ए और बी के एलिमेंट्स से वो हम सारे बनाएंगे, उनको एक सेट के अंदर हम इसको बिल्ड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको डिटेल से समझने के लिए अपन एक एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के अंदर हमने 2 सेट लिए हैं। सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, सेट बी है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 3, 4 एंड 5। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, वो क्या होगा? वो होगा कि इनके ए और बी के एलिमेंट से जो जो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है उन सब का सेट। जैसे ए के 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 1 से मैं क्या क्या ऑर्डर पेयर बना सकता हूं? तो इस 1 के साथ मैं बी का एलिमेंट 3 ले सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1,3। ऐसे ही मैं इस 1 के साथ बी का एलिमेंट 4 ले सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एक ऑर्डर पेयर 1,4। ऐसे ही मैं इस 1 के साथ बी का एलिमेंट 5 ले सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1,5। इसी प्रकार अगर मैं एक सेट का एलिमेंट 2 लूं और बी का एलिमेंट 3 लूं, तो मुझे एक ऑर्डर पेयर मिलेगा 2,3। ऐसे ही अगर मैं ए का 2 लूं और बी का 4 लूं, तो मुझे मिलेगा 2,4। और लास्ट में ऐसे ही अगर मैं ए का लूं 2 और बी का 5, तो मुझे क्या मिलेगा? 2,5। तो ऐसा करने से हमें यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स, टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे? 6 ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। तो ये टोटल क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सबका सेट मिलके क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी। ठीक है? अगर यहां पर बी क्रॉस ए निकालना होता तो अपना पहला एलिमेंट हम लेते हैं बी से और दूसरा एलिमेंट अपन लेते हैं ए से। तो अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला एलिमेंट आएगा ए से, दूसरा आएगा बी से। और अगर हमें यहां पे बी क्रॉस ए निकालना है तो पहला एलिमेंट आएगा बी से और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा? ए से। ठीक है? क्लियर? अब सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा अपन उल्टा लेते हैं इसका। कैसे? अगर मुझे गिवन है कि ए क्रॉस बी दे रखा है और निकालना है कि ए और बी क्या होगा, तो इसको अपन थोड़ा चेक करते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, पी कॉमा एक्स, पी कॉमा वाई, क्यू कॉमा एक्स एंड क्यू कॉमा वाई। तो ये हमें यहां पर ए क्रॉस बी दे रखा है। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से मालूम है कि अगर ए क्रॉस बी दे रखा है तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसका होगा? बी का होगा। तो यहां पे पहला एलिमेंट कौन कौन से? यहां पे पहला एलिमेंट है पी, पी, क्यू, क्यू। तो ये पी, पी, क्यू, क्यू किसके एलिमेंट्स है? ये ए के एलिमेंट्स है।
और क्लास 11 से आपको मालूम है कि कोई भी जो सेट होता है उसके अंदर अपन एलिमेंट को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। तो यहां पर ए के अंदर कितने एलिमेंट हुए? 2। मीन्स कौन कौन से? पी एंड क्यू। इसी टाइप से अगर मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करूं तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? सेकेंड एलिमेंट दे रखा है एक्स वाई एंड वाई। तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन है? एक्स वाई। अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देन कितने एलिमेंट हुए? 2। तो कौन कौन से वो? बी में कौन कौन से 2 एलिमेंट आएंगे? एक्स एंड वाई। तो अगर आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी निकालना कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया यहां पर। और अगर आपको ए क्रॉस बी दे रखा है तो ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है वो भी अपन ने यहां पे समझ लिया। तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो अपन चलते हैं सबसे पहले मेन पॉइंट पर, क्लास 12 रिलेशन, संबंध। तो क्या परिभाषा होती है इसकी? A relation in a mathematics defines the relationship between two different sets of information। यानी कि रिलेशन एक संबंध क्या होता है? अगर हमारे पास 2 अलग अलग सेट समुच्चय दे रखे हैं और उन समुच्चय के एलिमेंट्स के बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ लिंकेज अगर हो, तो इस लिंकेज को अपन क्या कहेंगे? इस रिलेशनशिप को अपन क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 2 सेट दे रखे हैं। पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरे सेट के अंदर अपने पास एलिमेंट्स है डी बी ए। अगर हमारे पास जैसे कि दे रखा है कि अगर ये जो पहले सेट का एलिमेंट 1 दूसरे सेट का एलिमेंट डी के साथ कनेक्ट हो, पहले सेट का एलिमेंट 2 दूसरे सेट का एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट हो, ऐसे ही पहले सेट का एलिमेंट 3 दूसरे सेट का एलिमेंट ए से कनेक्ट हो, और पहले सेट का एलिमेंट 4 भी दूसरे सेट का एलिमेंट ए से कनेक्ट हो। और अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएं और इस ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स है उसी के अपन सेट को क्या बोलेंगे? रिलेशन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं? 1 2 3 4। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं? ए बी डी। और जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर 1 डी के साथ कनेक्ट है, 2 बी के साथ कनेक्ट है, 3 ए के साथ कनेक्ट है और 4 भी ए के साथ कनेक्ट है। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को अपन क्या कहेंगे? रिलेशन आर कहेंगे। इसके अलावा भी इन 2 सेट के बीच कुछ रिलेशन हो सकता था, उसके भी अपन आगे स्टडी करने वाले। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रिलेशन होता क्या है। तो किसी एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट होना क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो ये एक लिंकेज है 2 सेट के बीच का कुछ। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर राइट नाउ। तो अपन चलते अपने अगले टॉपिक पे। रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमिक युग्म के समुच्चय के रूप में संबंध। स्कूल्स की मॉर्निंग असेंबली में स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो लाइन बनाकर इस टाइप से खड़े हो कि जो हाइट में छोटे हो स्टूडेंट्स वो आगे खड़े रहें और जो हाइट में बड़े हैं वो स्टूडेंट्स लाइन के पीछे खड़े रहें। इस तरह से स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टैंड इन ए क्यू इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। दिस डिफाइंस एन ऑर्डर्ड रिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देयर हाइट्स। तो ये स्टूडेंट और उनकी हाइट में एक ऑर्डर्ड रिलेशन जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज डिफाइंड एज ए रिलेशन। मीन्स क्रमिक युग्मों का जो समुच्चय है वही रिलेशन, वही संबंध के तौर पर परिभाषित किया जाता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? एक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर राइट नाउ। ए रिलेशन डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या हुआ कि जो अगर ए और बी है 2 सेट, इनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन ए और बी के एलिमेंट से ही कुछ होगा। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि जो ए क्रॉस बी जो है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी है, उसके अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं जो कि ए और बी के एलिमेंट से मिलकर बनना पॉसिबल है। तो उन्हीं ऑर्डर पेयर में कोई ना कोई रिलेशन के अंदर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है उसी का ही कोई सबसेट होगा ए और बी के बीच का एक रिलेशन। सबसेट आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन होगा वो सेट ए और बी जो है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट होगा। मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम बात करते हैं कि कितने रिलेशंस पॉसिबल है 2 सेट्स के बीच में। तो अगर एक सेट ए है जिसमें m एलिमेंट्स हैं,
एक सेट बी है और उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, और आप 11th क्लास में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 11th क्लास का एक छोटा सा फॉर्मूला टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट अपने 12th क्लास में नहीं रहेगा, लेकिन हम फिर भी इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला बेसिस के तौर पे, कि अगर एक सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट्स है, एक सेट बी है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो a और b के बीच जो टोटल पॉसिबल जो रिलेशन है, नॉन एम्प्टी रिलेशन, मतलब खाली वाला नहीं, जो टोटल पॉसिबल रिलेशन है वो कितने होंगे, 2 टू द पावर m इंटू n माइनस 1। और अगर आपको लगता है कि कुछ 11th क्लास का टॉपिक वो आपके क्लियर नहीं है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करेंगे कि उसको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर उस टॉपिक को भी आपको क्लियर कर ले, जिससे आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो भी आपको डाउट क्वारी आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। एक संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि जो रिलेशन होता है, ए रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो है क्रमित युग्मों का समुच्चय ही क्या होता है, एक संबंध होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर भी हमें मालूम है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहेंगे और वो ओपन ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए होंगे, उन्हीं का जो सेट बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब डोमेन और रेंज क्या होती है, उसकी बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पे, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स, the set of all first components of the ordered pairs is called the domain of the relation। कि जो भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। ऐसे ही द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है, तो जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके जो हर एक का जो सेकंड एलिमेंट है उनसे मिलके जो सेट बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, मींस परिसर कहेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो पहला एलिमेंट है उनसे मिलने वाले सेट को हम कहेंगे डोमेन, प्रांत कहेंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है उनसे बनने वाले सेट को अपन क्या कहेंगे, उस रिलेशन की रेंज, उस संबंध का अपन उसको क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से अपन यहाँ समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने क्या रखा, एक आर रिलेशन अपन को गिवन है, 1, A, 2, B, 2, C, 3, D एंड 4, D। अब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा कि जो यहां पर ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले एलिमेंट्स है उनसे जो सेट बनेगा उससे अपन क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो कौन कौन है वो, तो यहां पर 1, 2, 2, 3, 4, तो कौन कौन है, 1, 2, 2, 3 और 4, तो इनसे मिलकर बनने वाले सेट को अपन क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और एक चीज हमें मालूम है कि सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो जो दो बार आए उसको हम 2 बार नहीं, सिर्फ उसको 1 बार लिखेंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ऐसी रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो यहां पर कौन कौन है, A, B, C, D एंड D। तो यहाँ पे D 2 बार है लेकिन इसको अपन 1 बार ही लिखेंगे, तो सेट क्या हो जाएगा, A, B, C, D। तो ये सेट क्या कहलाएगा, रेंज, मीन्स परिसर कहलाएगा। तो आई थिंक ये आपको सिंपल लगा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट्स, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको या तो आपको कमेंट के रिप्लाई में आप उसको अच्छे से क्लियर कर देंगे, नहीं तो अगले वीडियो के अंदर आपके उस डाउट क्वेरी को हम उस वीडियो के अंदर इसको समझाएंगे। ओके, तो आगे हम इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो अगले लेक्चर के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के लिए हम इसी समय पर आपको मिलेंगे। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर टिक कीजिए। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को आपके साथी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन से आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहे।